प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भूगोल का जो सेकंड पार्ट है, यानी इस पर भारत के भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत की जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, विश्व के भूगोल में हमने विश्व की जनसंख्या के बारे में बात की थी, घनत्व और वितरण की बात की थी और वृद्धि की बात की थी। आज ये जो टॉपिक है वो भारत के संदर्भ में है और वो पूरे विश्व के संदर्भ में था। तो आज हम बात करेंगे भारत के जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। देखिए, सबसे पहले बात आती है जनसंख्या की, ये कि पॉपुलेशन क्या है। देखिए, जनसंख्या का अर्थ जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया जनसंख्या क्या है, कि किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का जो समूह है वो जनसंख्या कहलाती है। अब जनसंख्या का किसी देश या प्रदेश में क्या अहम भूमिका होती है। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। तो ये बात नोट करने वाली है, किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वो विकास प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रदेश में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, दो बातों पर निर्भर करता है उस प्रदेश का विकास। आज विश्व के जितने भी हम विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो उन विकसित राष्ट्रों में या तो प्राकृतिक संसाधन अच्छा है या मानवीय संसाधन एडवांस है, विकसित है, तो उन राष्ट्रों का विकास ज्यादा हुआ। और उदाहरण के रूप में बात करूं मैं, चाहे मैं नॉर्वे की बात कर लूं, अमेरिका की बात कर लूं, जर्मनी जापान की बात कर लूं, तो उन देशों में यानी विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं और प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानवीय संसाधन भी वहां एक्टिव है। और ये दोनों चीजें किसी क्षेत्र और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है और इस बात से आप परिचित हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी भारत के पास पूरे विश्व की 2.42% जमीन है। ये कहते हैं लगभग 2.5% भूभाग हमारे देश के पास है। अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या भारत के पास दुनिया की 17.5% है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि भारत के पास भूभाग कम है, क्षेत्र कम है और जनसंख्या क्षेत्र के अपेक्षा कई गुना अधिक है। और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि भारत में जमीन के जो भाव हैं वो इस वजह से अधिक हैं कि जमीन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित वितरण नहीं है और मानवीय संसाधन अधिक होने से जो हिस्सेदारी आती है वो प्राय कम आती है और परिणाम ये होता है कई समस्याएं स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% और आपको पता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या देश की दुनिया के संदर्भ में 17.5% है और आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ये जनसंख्या के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य। अब देखिए, संसाधनों व जनसंख्या की जो स्थिति है उनके अनुसार आर्थिक विकास की स्थिति का निर्धारण होता है। यानी प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए वहां की आर्थिक गतिविधियां निर्धारित होती है। अगर जिन प्रदेशों में या जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं, जनसंख्या कम है, तो निश्चित रूप से उन प्रदेशों का आर्थिक विकास अधिक हुआ है। और जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन प्राय कम है, मानवीय संसाधन अधिक हैं, तो प्राय उनका विकास कम हुआ है। अब उसके बाद में जनसंख्या वितरण क्या है? देखिए, जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है किसी क्षेत्र प्रदेश में जनसंख्या किस रूप में है और वितरण कम है या अधिक है। अगर जनसंख्या वितरण की मैं बात करूं तो भारत की जनसंख्या की जो मुख्य विशेषता है वो है भारत की जनसंख्या का असमान वितरण। यानी भारत की जनसंख्या का असमान वितरण ही भारत की जनसंख्या की विशेषता है। और ये वितरण किस रूप में है? देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान में जनसंख्या अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत और कुछ पर्वतीय क्षेत्र जहां जनसंख्या प्राय कम है। वितरण पर एक नजर डालें तो देखिए, भारत में 50% जो आबादी है, जनसंख्या का 50% हिस्सा भारत के 5 राज्यों में निवास करता है। 5 राज्यों में 50% आबादी रहती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद में बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है। और उसके बाद में बारी आती है बिहार की। और उसके बाद में बारी आती है पश्चिम बंगाल की। और 5वां जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 वो राज्य हैं जहां देश की 50% पॉपुलेशन निवास करती है। अब यहां पर अधिक जनसंख्या निवास करने का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि ये 5 के 5 जो प्रदेश हैं वो समतल, उपजाऊ, मैदानी भाग हैं। या इनको ऐसे कहते हैं कि ये नदियों के बेसिन हैं। और नदियों के बेसिन में प्राय उपजाऊ मिट्टी होती है। और उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ जनसंख्या और वितरण और घनत्व दोनों अधिक पाया जाता है। इस कारण से इन 5 राज्यों में देश की लगभग 50% आबादी निवास करती है। अब इस जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारकों से क्या संबंध रहता है? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो सुख सुविधाओं में रहना चाहता है। जहां उनको आधारभूत सुविधाएं अधिक मिलेगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण और घनत्व बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या वितरण को भौगोलिक कारकों का निश्चित रूप से प्रभाव होता है। और पूरे देश को अगर क्षेत्र के हिसाब से हम डिवाइडेशन करें तो 3 बड़े भाग होते हैं भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। देखिए, भारत में जनसंख्या का वितरण 3 रूपों में है। और सबसे पहले मैं उस भाग की बात कर रहा हूं कि जहां जनसंख्या, घनत्व और वितरण दोनों अधिक हैं। ये
भाग जो होते हैं, ये भाग प्राय मैदानी भाग होते हैं और मैदानी भागों में प्राय जनसंख्या अधिक निवास करती है। चाहे वो मैदान गंगा और यमुना का मैदान हो, चाहे सतलज और रावी का मैदान हो, चाहे महानदी और कावेरी कृष्णा का हो, इन मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक रहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण जनसंख्या का क्षेत्र होता है देश के हिसाब से, वो है पठारी क्षेत्र। देखिए, पठारी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा प्राय जनसंख्या कम रहती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, वो माना जाता है या तो प्रायद्वीपीय भारत का, ये कहते हैं तटवर्तीय भाग, या पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय मैदान या तटीय भाग। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो पश्चिमी भाग, जिसमें अपना राजस्थान। तो ये 3 बड़े भाग हैं भारत की जनसंख्या के वितरण के हिसाब से। देखिए, जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। छोटा प्रश्न पूछेगा तो भौतिक कारण पूछ सकता है। अगर बड़ा प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से कि जनसंख्या या भारत की जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न चाहे कैसे भी बने, अपने को इस बात के लिए तैयार रहना है कि जनसंख्या वितरण क्या है और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए, मैं कुछ कारकों की बात कर रहा हूं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जनसंख्या चाहे वो किसी प्रदेश की है, जनसंख्या को वितरण और प्रभावित में सबसे पहले जो कारक आता है वो आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक में प्राय कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे धरातल प्राकृतिक कारक में आता है, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, उचावच, ये सारे के सारे प्राकृतिक कारक में आते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है सामाजिक कारक। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहता है और सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए निश्चित रूप से यह सामाजिक कारक जो है प्रभावित करता है। इसके बाद में आर्थिक कारक, यानी अपनी जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप करता है मानव, वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, जिनको व्यवसाय कहते हैं। तो आर्थिक कारक भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जननांगीय कारक, जननांगीय कारक, राजनीतिक कारक और ऐतिहासिक कारक, ऐतिहासिक कारक, ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से किसी देश और प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व और वितरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अब इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आर्थिक में व्यक्ति कोई क्रियाकलाप करता है जहां
उनको व्यवसाय रोजगार अधिक मिलता है, तो वहां जनसंख्या का घनत्व और वितरण बढ़ जाता है। जननांकी के मतलब है कि जनसंख्या वहां किस रूप में है, स्त्री और पुरुष का अनुपात किस रूप में है, तो उससे भी फिर जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति है, जनसंख्या साक्षर है निरक्षर है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक कारक में अगर बात करें कि देखिए किसी प्रदेश की कोई राजधानी हो और राजनीति का केंद्र हो, उन क्षेत्रों के आसपास जनसंख्या प्राय अधिक होती है और घनत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक तथ्य भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है और उन कारकों की वजह से जनसंख्या का घनत्व और वितरण प्रभावित होता है। अब उसके बाद में ये जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। जनसंख्या घनत्व, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, जनसंख्या घनत्व का जो अभिप्राय होता है वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कल्पना करें कि ये कोई 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है और इस 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में मैंने मान लें 10 डॉट बना दिए, 10 बिंदु बना दिए, और 10 बिंदु का मतलब अगर मैं पैमाने की सहायता से इसको डिफाइन करूं तो मान लेता हूं कि 1 बिंदु बराबर या 1 डॉट बराबर 100 व्यक्ति हैं। 1 बिंदु बराबर 100 व्यक्ति हैं, इसका मतलब 10 बनाया तो इसका मतलब यहां का जो जनघनत्व आ गया वो आ गया 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इस प्रदेश का जनघनत्व हो गया। और जनघनत्व निकालने के कई मेथड हैं, कई विधियां हैं, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनघनत्व से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या का गणितीय घनत्व क्या है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब इस जनसंख्या घनत्व को कैसे निकालते हैं, क्या इसका मेथड है। देखिए, जनसंख्या घनत्व का एक सूत्र है, जनसंख्या घनत्व बराबर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का हम भाग दे दें तो वो जनघनत्व आ जाएगा। तो इस प्रकार जनघनत्व हम निकाल सकते हैं। कुल जनसंख्या में उस प्रदेश का क्षेत्रफल का हम भाग दे दें तो वो जनघनत्व के रूप में आ जाएगा, और इसको गणितीय जनघनत्व के नाम से भी जानते हैं। और अगर 2011 के आंकड़ों की बात करूं मैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनघनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। फिर राज्यों की क्या स्थिति है? देखिए, भारत की जनसंख्या में वितरण और घनत्व दोनों अलग अलग हैं। अगर घनत्व की बात करूं मैं तो देश का जो घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले राज्य की बात करूं
तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है और इसका जो घनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जनघनत्व के हिसाब से देश में सर्वाधिक जनघनत्व है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पूरे देश में 1 नंबर पे आता है। अगर सबसे कम की बात करूं मैं, सबसे कम जन घनत्व वाला जो स्टेट है, स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जनघनत्व में देश में सबसे लास्ट नंबर पे है और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसका मतलब है देश में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अगर केंद्र स्टेटों में देखें तो देखिए, केंद्र स्टेटों में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो दिल्ली का है और सबसे कम जनघनत्व है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो दिल्ली केंद्र स्टेटों में पॉपुलेशन डेंसिटी में 1 नंबर पे है और लास्ट नंबर पे केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, जहां पर जनघनत्व बहुत कम निवास करता है। देखिए, भारत में जनघनत्व के हिसाब से कैटेगरी वाइज करें, वर्गीकरण करें, तो भारत में जनघनत्व के हिसाब से पूरे देश को 3 भागों में बांटते हैं। पहला उच्च जनघनत्व वाला प्रदेश, दूसरा मध्यम जनघनत्व वाला प्रदेश और तीसरा निम्न या न्यून जनघनत्व वाले प्रदेश। देखिए, उच्च में जहां 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा निवास करते हैं और उसके बाद में मध्यम में जहां 200 और 500 के बीच में निवास करते हैं और न्यून या कम में 200 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये 3 बड़ी कैटेगरियां हैं, 3 बड़े प्रकार हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। अब उसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा से पहले एक बात हमें इस बात को समझना है कि जनसंख्या वृद्धि हमने पिछले टॉपिक में विश्व जनसंख्या वृद्धि में बात कर ली थी। अब भारत में जनसंख्या और जनगणना की बात कर लेता हूं पहले। देखिए, भारत में सबसे पहले 1872 में देश की प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना। देखिए, 1872 में देश आजाद नहीं था और ब्रिटेन के अधीन था, तो इस समय जो भारत का मुखिया था वो था लॉर्ड मेयो। तो देश की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और यह देश की पहली जनगणना थी, लेकिन इसमें व्यवस्थित क्रम नहीं था, कुछ कमियां थी। अगर देश की प्रथम व्यवस्थित जनगणना की मैं बात करूं
तो 1881 देश की प्रथम और व्यवस्थित जनगणना थी, और ये जनगणना इस समय भारत का जो मुखिया था वो था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में देश की पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1881। अब इस जनगणना और जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि की एक परिभाषा है कि किसी निश्चित समयावधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि के भारत के इतिहास को हम देखें तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए 1901 से लेकर के 2011 तक के आंकड़े हमारे पास में हैं, और अगर 1911 और 21 की बात करूं, 1911 और 21 ये भारत की जनसंख्या में ऐसा दशक आया जिसमें जनसंख्या में वृद्धि न होकर कमी आई, और इसको बोलते हैं जनसंख्या ह्रास। एक मात्र दशक ऐसा जिसमें जनसंख्या में कमी आई, और कमी का जो कारण था वो महामारी थी, प्लेग थी, टीबी, मलेरिया, चेचक, ये उस समय बड़ी महामारियां थी, उनका इलाज नहीं था। तो इस कारण ये जो दशक था ये ऋणात्मक है या जनसंख्या ह्रास हुई थी, और उसके बाद में जनसंख्या में कभी कमी नहीं आई। और 1921 की मैं बात करूं, 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में एक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, और एक महान जनांकीय विभाजक वर्ष के रूप में यह साबित हुई। और 1951 में दूसरा जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है, और उसके बाद तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो ये था भारत की जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या वृद्धि। आज इतनी बात करेंगे, धन्यवाद, बाकी बातें कल करेंगे।